हेलो बच्चों, सबको मेरी तरफ से नमस्कार और आप सबका मेरे YouTube चैनल क्यूरियस फिजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर जो आपकी बुक का बेसिकली 10th चैप्टर है। इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो बेसिक थीम है वो है आपका वेव ऑप्टिक्स। ठीक है जी। इससे पहले जो हमने स्टार्ट किया था, जो चैप्टर मतलब कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में, वो था आपका रे ऑप्टिक्स। ठीक है। अब जब रे ऑप्टिक्स को स्टडी कर रहे थे तो बेसिकली क्या था, जब रे ऑप्टिक्स में जो भी हमने स्टडी किया, चाहे वो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कुछ भी था, लेकिन इतना तो समझ में आया कि रे ऑप्टिक्स के केस में हम क्या मान के चल रहे थे। रे ऑप्टिक्स के केस में हम मान के चल रहे थे बेसिकली कि ये जो आपकी रे है, जो लाइट है, वो आपका स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, जिसको बोला था हमने रे ऑफ लाइट। जो लाइट है वो ऐसे कुछ स्ट्रेट पाथ में चलती है। ठीक है। फिर उसी के बेसिस पे हमने जो भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सब हमने मतलब वहां पे सोल्व किया। फिर हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी सोल्व किया। ठीक है। मतलब कैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए, लेकिन ये मान लिया था, ये एज्यूम कर लिया था स्टार्टिंग में ही कि लाइट की स्पीड बहुत फास्ट होती है और उसी फास्ट स्पीड की वजह से जो लाइट है वो आपका स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है। लेकिन फिर जब ये सारी चीजें हो गई, ठीक है, जो ऑप्टिक्स, जो आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ी, वो बेसिकली उसके बारे में सारी बात बताई थी न्यूटन ने। ठीक है। तो न्यूटन बहुत बड़ा साइंटिस्ट था उस टाइम पे, जब इन चीजों के मतलब फिर आपका मतलब 16-17 सेंचुरी में ये सारी जो बातें हो रही थी, फिर धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लगा कि कुछ एक जो फिनोमिनन्स है वो आप जब वो रे ऑप्टिक्स से सोल्व नहीं हो सकते, जो रे ऑप्टिक्स से सोल्व नहीं हो सकते हैं। ठीक है। जिसमें से सबसे फेमस आप मान सकते हैं, जो आप अभी पढ़ने भी वाले हो, वो है आपका इंटरफेरेंस। ठीक है। डाइफ्रैक्शन। ठीक है। वो और आपका बेसिकली पोलराइजेशन ऑफ लाइट। वो लाइट जब स्ट्रेट लाइन में चलेगी तो उससे आप उन फिनोमिनन्स को समझ नहीं सकते हो। ठीक है। या फिर ये मान के चलो, जो एक्चुअल में जो होता है, जो लाइट होती है आपका वेव होती है। ठीक है। कौन सी वेव होती है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा है कि उस ज्यादा स्पीड की वजह से उसको बहुत मतलब स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगा कि लाइट को वेव की तरह भी स्टडी किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आया, जो कुछ एक जो फिनोमिनन्स है जो हो नहीं पाया आपका अभी रे ऑप्टिक्स के थ्रू, या फिर लाइट के स्ट्रेट मोशन जो एज्यूम करके चल रहे थे, तो ये माना गया कि नहीं यार, लाइट क्या है आपका, मतलब एक वेव है। ठीक है। और जो लाइट है वो क्या है आपकी, कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहां पे हम बोलने को तो एक टाइम पे बोल देते हैं कि हाँ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन उस टाइम पे जब मतलब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, या फिर बोल सकते हो कि कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, तो इस पर्टिकुलर स्टडी को एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। ठीक है। लेकिन फिर भी ये समझ में आया कि जो लाइट है वो क्या है, एक वेव है। ठीक है। अब जब लाइट वेव है तो उस चीज की अंडरस्टैंडिंग की लाइट सही में वेव है, जो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, वो सारी चीजें आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ोगे। बस यही इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ोगे, जो बेसिक चैप्टर का थीम है कि लाइट एक वेव है। ठीक है। जो आपका मतलब बोल सकते हो कि वेव की तरह प्रोपेगेट करती है। ठीक है। बोलने का मतलब है कि जो अब तक पढ़ते आ रहे थे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, वैसा नहीं है। लाइट एक्चुअल में ऐसे कुछ वेव की तरह मूव करती है, ऐसे वेव की तरह। और कैसी वेव है लाइट? लाइट है आपकी बेसिकली ट्रांसवर्स वेव। कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव का सिंपल मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो बोल सकते हो जो पार्टिकल्स हैं, या फिर आपने पढ़ा होगा जब हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे थे। ठीक है। जो आपका बोल सकते हो जो ट्रांसवर्स वेव के केस में जो मीडियम पार्टिकल्स हैं, वो आपका क्या है, इस डायरेक्शन में हो रहा है आपका वेव का मोशन, मतलब वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है। लेकिन ये तो बोल दिया हमने मीडियम के केस में, लेकिन वहां पे ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मूव करने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहां पे क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक्सचेंज
होते रहते हैं। ठीक है, क्या आपने वहां पे पढ़ा था जब आपको एक्चुअल डायग्राम याद होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेव डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं। वेव मतलब जहां पे एनर्जी फ्लो कर रही है। बात समझ में आई? ठीक है, इतना ज्यादा डीप डाइव नहीं करना, लेकिन इतना समझ लेना है स्टार्टिंग में, जो लाइट होती है वो क्या है आपकी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब वेव की तरह वो बेसिकली मूव करती है, और क्या होती है, जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो वेव की प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करती है। जैसे वेव की प्रॉपर्टी में आपने 11th क्लास में लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा था, बेसिकली थ्योरी ऑफ वेव्स जो था। ठीक है, वेव्स करके जो अभी मतलब चैप्टर था, वहां पे क्या था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है कि वेव्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी करती हैं। ठीक है, लेकिन इतना सब कुछ मतलब इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पे। तो बेसिक कंसेप्ट जो है वो इतना सा ही है कि वेव आपकी क्या होती है, एक जो लाइट होती है वो आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, और वेव पढ़ने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए जब आप किसी भी वेव की स्टडी करते हैं? तो सबसे पहले तो होता है आपका वेव की वेवलेंथ होती है। क्या होती है? वेव को पढ़ने के लिए हम क्या स्टडी करते हैं? वेवलेंथ। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ आपका दो सेम पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। ये मान लिया इस वेव की वेवलेंथ। जब उसने एक साइकिल पूरा किया तो जो टोटल डिस्टेंस कवर किया उसको मान लिया हमने वेवलेंथ। ठीक है, उसके जो यूनिट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो आप मान के चलो वो नैनोमीटर, मीटर, ठीक है, जो भी लेंथ के यूनिट होते हैं। ठीक है, एक और चीज पढ़ते हो आप जिसको बोलते हो फ्रीक्वेंसी। जिसको क्या बोला गया? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी बेसिकली कुछ नहीं होता है, द टाइम टेकन, बेसिकली द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय वेव इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकंड में वेव कितने साइकिल्स कंप्लीट करती है? ये एक साइकिल मान लिया पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच में एक साइकिल कंप्लीट किया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन। ये सिर्फ मैं ना मतलब बेसिक बता रहा हूं जो आप मतलब क्लास 11th में पढ़ के आ चुके हो। यहां जो पढ़ोगे, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि मतलब कुछ कंफ्यूजन हो। ठीक है, सो नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। ठीक है, अभी टाइम पीरियड के ऊपर यहां पे ज्यादा कोई बात नहीं की है। ठीक है, तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक और चीज आप पढ़ोगे यहां पे जिसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कुछ नहीं है, दो वेव्स जब जा रही है, जा रही हैं तो वहां पे पहुंचने में दोनों को कितना पाथ तय करना पड़ा, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको बोला गया पाथ डिफरेंस। ठीक है, अगर सिंपल वेव की इक्वेशन माना, जो इसमें जो मीडियम पार्टिकल है वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और वेव आपका एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो वेव की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ऐसे वेव की इक्वेशन अभी लिखी जाती है। y का मतलब जो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जो ऊपर नीचे मूव हो रहे हैं पार्टिकल्स। ठीक है, यहां पे मान के चलो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे नीचे डायरेक्शन में ये मीडियम के पार्टिकल हैं, ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये वाई डायरेक्शन में और वेव कहां जा रही है? एक्स डायरेक्शन में। यहां से पता चला इस एक्स से। बात समझ में आया? ओमेगा क्या है आपकी एंगुलर स्पीड, जिसको फ्रीक्वेंसी से कैसे करते हैं? ओमेगा बाय 2 पाई की आती है आपकी फ्रीक्वेंसी। के क्या है आपका? के क्या है जिसको आप बोल सकते हो कि वेव नंबर भी बोल देते हैं। के होता है आपका, जहां तो मुझे याद है, 2 पाई बाई लैम्डा। ऐसे वेव की इक्वेशन लिखी जाती है। तो पाथ डिफरेंस, दोनों को चलने के बीच में कितना डिफरेंस है? ठीक है, मान के चलो दो वेव्स हैं, एक वेव ये, ठीक है, ये अभी ये जा रही है, ठीक है, ये चली, मान के चलो ये वेव चली, इसको मान के चलो ये पॉइंट P है, इसको यहां पहुंचने में कितना रास्ता तय करना पड़ा? इसको करना पड़ा 2 लैम्डा, क्योंकि एक मान लिया A लैम्डा।
ठीक है, तो दूसरा दूसरा दोनों 2 लैम्डा। एक और वेव है, मान के चलो जो यहां से स्टार्ट हुई और वो भी पॉइंट पी पे पहुंची, उसको कितना चलना पड़ा, उसको चलना पड़ा लैम्डा। उसको कितना चलना पड़ा, लैम्डा। एक ही मतलब वेव साइकिल कंप्लीट किया उसने पहुंचने के लिए, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा। जब बीच में पाथ डिफरेंस आएगा तो जरा भी कंफ्यूज होना नहीं है, जरा भी कंफ्यूज होना नहीं है। एक और चीज, जब एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेगी, जब पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेगी तो पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेगी तो कितना एंगल चली होगी, जब एक साइकिल कंप्लीट कर लिया होगा तो एंगल कितना होगा, 2 पाई या फिर 360, 2 पाई या फिर 360। यहां पे 2 पाई तो 1/4 में कितना होगा, यहां पे 90, यहां पे 180, यहां पे 270 और यहां पे 2 पाई या फिर 360, 2 पाई या फिर 360। छोटी छोटी चीजें जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, पहले से पता होनी चाहिए। बात समझ में आई। पाथ डिफरेंस, दो वेव्स के बीच में जो रास्ते का जो डिफरेंस है उसको बोला हमने। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लाइट भी ऐसे ही चलती है, ठीक है, और लाइट भी कैसी है आपकी, ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन इसको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है, इसको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है। ये कैसी वेव है आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसी वेव है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या मेरी बात समझ में आई है यहां तक, ठीक है। मतलब लाइट एक वेव भी है। रे ऑप्टिक्स से हमने ये मान के चला कि स्पीड इतनी हाई है, और तो अगर स्पीड इतनी हाई है तो उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, तो वहां पे हम जो भी मिरर विरर के या फिर जो भी लेंसेज के डिस्टेंसेस होते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटी है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो लाइट है वो कैसी चल रही है आपका, सीधी लाइन में, स्ट्रेट। दैट्स वाई वहां पे सब कुछ स्टडी किया। लेकिन यहां पे हमें ये बेसिकली ज्यादा तो डीप डाइव नहीं करना है, लेकिन लाइट एक वेव है, ये भी हमें सब कुछ स्टडी करना है यहां पे। मतलब लाइट को वेव प्रूफ करना है यहां पे, मान के चलो आप। ये चैप्टर का पूरा थीम है, उसकी वजह से क्या क्या हुआ, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इतनी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं, यही करने वाले हैं। जो लाइट है आपकी वो क्या है, एक वेव है। लाइट क्या है, एक वेव है। क्या मेरी बात समझ में आई। नेक्स्ट आता है आपका हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल ने क्या बोला, हाइगन प्रिंसिपल ने कुछ एक चीजें बताई जो आप वेव को पढ़ने में, या वेव कैसे प्रोपिगेट करती है उससे रिलेटेड उसने कुछ प्रिंसिपल दिए, कुछ चीज बताई जो बोल सकते हो कि वेव कैसे प्रोपिगेट करती है, वो उसने समझाया। ठीक है, हाइगन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट के ऊपर हम आ जाएंगे, मैं उसको बता भी दूंगा जैसे आपकी बुक में लिखी हुई है। लेकिन हाइगन प्रिंसिपल को पढ़ा कैसे जाए, ठीक है, उसको समझा कैसे जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है कि कोई एक आपका मतलब बोल सकते हो एक जगह पे वाटर रखा हुआ है, वाटर या फिर मतलब कोई पोंड है, पानी वहां पे शांत है। आपने क्या किया, एक पत्थर फेंका वहां पे, आपने क्या फेंका, पानी में पत्थर फेंका। तो इतना तो समझ में आता है, जैसे ही आपने पानी के बीच में पत्थर फेंका तो यहां पे कहीं पत्थर अभी गिरा होगा। फिर क्या होता है, आपको यह दिखाई देता है कि कुछ पानी ऊपर नीचे दूर तक जाना स्टार्ट हो जाता है, वेव की फॉर्म में जाना स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आई। लेकिन इतना समझ में आता है कि आपको उस पानी के चारों तरफ कुछ सर्कल दिखाई। अगर मैं बीच में किसी सिचुएशन में फोटो खींच लूं, अगर मैं फोटो खींच लूं तो कैसी दिखाई देगी, वो कुछ ऐसी दिखाई देगी फोटो, है ना। बात समझ में आई। और जो लाइट वेव है, जो वेव है, ये तो दिखाई देगे ही देगे, और यहां से ऐसे चलेगा कि ये दूर जा रही है, यहां से ऐसे दिखाई देगा कि ये दूर जा रही है। ऐसे ही कुछ होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी आपने इस चीज पे ध्यान दिया होगा तो कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। जो ये सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सर्कल्स आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहां पे जो पार्टिकल्स हैं, इन सर्कल्स में जो पार्टिकल हैं वो आपकी क्या है, एक ही तरह का मोशन कर रहे हैं, इस सर्कल में मान लिया ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है, तो सर्कल 1 में जो भी पानी के अभी मतलब पार्टिकल्स हैं सर्कल 1 में एक तरह का मोशन कर रहे हैं, तभी तो आपको वो एक जैसे ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। 2 में जो पार्टिकल्स हैं इस पूरे सर्कल में, 2 वाले सर्कल में वो एक ही तरह का मोशन कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई। तो जो पार्टिकल्स एक ही तरह का मतलब मोशन कर रहे हैं, जो पार्टिकल सारे एक ही तरह का मोशन कर रहे हैं, उनका जो लोकस है उसको नाम दिया आपने वेव फ्रंट। क्या नाम दिया आपने,
वेव फ्रंट, ये बना आपका वेव फ्रंट। बात समझ में आई? सिंपल भाषा में बात समझ में आई? स्टेटमेंट या डेफिनेशन तो मैं लिखा ही दूंगा। बात समझ में आई? तो वेव फ्रंट को क्या बोला गया? वेव फ्रंट इज नथिंग बट, वेव फ्रंट द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स मूविंग विद या ऑसिलेटिंग विद सेम फेज। सेम फेज मतलब एक ही तरह का मोशन। सेम फेज, सेम फेज क्या है क्या नहीं है उसके बारे में हम ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। वो हम जब वेव पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे इन सेम फेज। बात समझ में आई? तो ये बन गया वन, वेव फ्रंट वन, और ये बन गया वेव फ्रंट टू। क्या मेरी बात समझ में आई? वेव फ्रंट क्या होता है, ठीक है। तो जो अब जब बहुत ही दूर से, अब ये वेव बहुत दूर तक जाएगी, मतलब ये सर्कल बड़ा होता जाएगा, इसका साइज बहुत बड़ा होता जाएगा। लेकिन आपने एक चीज तो यहां पे अभी नोटिस कर ली, वेव फ्रंट में फेज सेम होता है, और जो आपकी वेव होती है, जो वेव की डायरेक्शन, वेव तो ऐसे जा रही है बाहर, एनर्जी ऐसे जा रही है बाहर, तो जब जो आपका जो प्रोपिगेशन ऑफ वेव है, जो प्रोपिगेशन या फिर वेव चल कैसे रही है, प्रोपिगेशन ऑफ वेव और एनर्जी वेव इज परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट, परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट। बात समझ में आई? बात समझ में आई? और ये वेव फ्रंट यहां पे बना है, वो बना है बेसिकली आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट। जो सर्कल है ये बेसिकली आपका कैसा होगा, अभी मतलब आपका ये कैसा होगा, ये होगा बेसिकली आपका 3D इमेज, ठीक है। ये कुछ अभी मतलब 3 डायमेंशनल में बनेगा। तो ये जो वेव फ्रंट बना, ये कैसा बना आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट। कैसा बना? स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या मेरी बात समझ में आई? जब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बना, और जो ये वेव की वेलोसिटी मान लिया आपने, वेव की वेलोसिटी कुछ भी मान लिया आपने, v मान लिया, वेव किस वेलोसिटी से जा रही है मान लिया, v वेलोसिटी से जा रही है। फिर यहां पे मैं लिख भी देता हूं, v इज वेलोसिटी ऑफ, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव। इसी से आपका वेव फ्रंट और वेव फ्रंट बन गया आपके। तो वेव फ्रंट की बेसिक जो मतलब बेसिक फीलिंग समझ में आई कि वेव फ्रंट होता क्या है, ठीक है। वेव फ्रंट होता क्या है, और उसके बाद क्या कर सकते हैं। एक और चीज ये फिर ये बोली हाइगन्स प्रिंसिपल, जो आगे मैं स्टेटमेंट बता दूं आपको, अभी सिर्फ समझना है। हाइगन्स ने ये बोला कि जो ये वेव फ्रंट में ईच पॉइंट है, अगर मैं यहां पे लिखूं, यहां पे ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, ये कुछ वेव फ्रंट है मान के चलो, ईच पॉइंट, इसका एक पार्ट लिया हमने, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। बोला कि वेव फ्रंट में जो भी पार्टिकल्स हैं वो भी क्या करते हैं, आपका सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस हैं। ये क्या है, एक सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस है। मान लिया ये 2 3 हमने चूज कर लिए, ये 1 ये 2, ये किसका पार्ट है, ये एक वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है कोई। इस वेव फ्रंट में ही जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो क्या है आपका, ऑल्सो द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, ऑल्सो द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। बात समझ में आई? ऑल्सो द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। अब ये भी अभी मतलब ये क्या कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। जब ये अभी डिस्टर्बेंस कर रहे हैं तो ये पानी में भी डिस्टर्बेंस करेंगे, जब ये वाटर में भी या फिर मीडियम में डिस्टरबेंस करेंगे। और ये भी बोला गया कि ये जो सोर्स ऑफ डिस्टरबेंसेस है ये क्या करते हैं, इनको बोलते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं आपका सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं ये, सेकेंडरी वेवलेट्स। ये भी कुछ वेव की तरह चीज प्रोड्यूस करते हैं, और वो क्या होती है, वेवलेंथ मूव करती है विद द स्पीड ऑफ वेव। जो वेव की स्पीड है उसी के इक्वल ये आगे मूव करती है। द स्पीड ऑफ वेवलेट्स इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ
वेव। बात समझ में आई? इक्वल टू दी स्पीड ऑफ वेव, ये ऐसा ही होता है। तो मान के चलो इस वेव, ये जो वेव फ्रंट है हमारे पास, इस वेव फ्रंट ने क्या किया, यहां पे कुछ अभी डिस्टरबेंसेस प्रोड्यूस करी, ऐसे ऐसे कुछ डिस्टरबेंसेस प्रोड्यूस करी और आगे एनर्जी ट्रांसफर होने लगी। अब नया वेव फ्रंट कैसे बना? बोला कि इसने जो, मान के चलो जो ये आपका पॉइंट 3 है, इसने जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करी, मान के चलो टी टाइम के बाद वो कितना दूर पहुंच गई होगी? टी टाइम के बाद मान के चलो v के साथ ही चल रही है, तो वो कुछ यहां पे ऐसी कुछ, ये कितना दूर हो गया, ये दूर हो गया v, तो स्पीड है, t क्या है? टाइम, ठीक है। इसकी भी कितनी हो गई? इसकी भी मान के चलो vt, और तीसरे वाले की भी मान के चलो vt। बात समझ में आई? अब बोला कि इन तीनों के साथ अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसकी तीनों की टेंजेंट कुछ ऐसी आएगी, ये आएगी इन तीनों की टेंजेंट ऊपर कुछ, एक सेकंड है ना, गलत बन गई ये तो, कुछ ऐसी टेंजेंट आएगी। तो यही क्या बनेगा आपका? एक न्यू वेव फ्रंट। यही है आपका हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल ने क्या बोला? हाइगन्स प्रिंसिपल ने ये बोला बेसिकली, जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट आपने समझ लिया क्या होता है? वेव फ्रंट होता है जहां पे लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, जहां पे क्या होता है आपका सेम फेज पे पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं या फिर मूव करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? बोला जो ईच पार्टिकल है आपका वेव फ्रंट में, वो एक नए सोर्स की तरह काम करता है और वो क्या करता है? एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिसको बोला हमने सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोला हमने? सेकेंडरी वेवलेट्स। और सेकेंडरी वेवलेट्स मान के चलो टाइम, सबकी स्पीड तो सेम है, ठीक है, मतलब सबकी स्पीड सेम है एक ही मीडियम में, ठीक है, v स्पीड से जा रहे हैं, उनके सबकी टेंजेंट को, एक टेंजेंट अभी ड्रॉ करेंगे टाइम t के बाद, तो क्या बनेगा? एक न्यू वेव फ्रंट बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? अगर ये अंडरस्टैंडिंग आ गई तो पूरे चैप्टर को इसी से बनाया गया है कि जहां पे एक वेव फ्रंट है वहां पे नए सोर्सेज बनते हैं आगे, जिसको बोला हमने सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोला हमने? सेकेंडरी वेवलेट्स। बात समझ में आई? ये है आपके सेकेंडरी वेवलेट्स। जो आगे एनर्जी भेजने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप हाइगन्स प्रिंसिपल की डेफिनेशन जो हमने अब तक पढ़ा, जो आपकी बुक में भी लिखा है, अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट is the source of secondary disturbance, and the wavelets emanating from these points spread out in all direction with the speed of the wave. These wavelets emanating from the wavefront are usually referred as secondary wavelets, if नाम दिया, and if we draw a common tangent to all these spheres, we obtain the new position of wavefront at a later time. क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नया वेवफ्रंट कैसे बनता है? ईच सोर्स से वेवलेट निकलते हैं और जहां पे आप क्या करोगे, किसी पॉइंट में निकालना है तो टाइम, ईच टाइम में वीटी करके आपको डिस्टेंस मिल जाएगा और आप उसकी टेंजेंट बनाएंगे तो नया वेवफ्रंट मिल जाएगा। यही याद रखना कि ईच वेवफ्रंट, द पॉइंट ऑन वेवफ्रंट विल एक्ट एज अ न्यू सोर्स, जो एनर्जी को आगे ट्रांसफर करता है। ये हमने सीखा, यही है बेसिक पॉइंट इस पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। इस पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को बोल सकते हो कि इंक्रीज करने के लिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। बाकी तो सिर्फ इसी को यूज करके अभी डेरिवेशन की गई है, ठीक है, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। क्या मेरी बात समझ में आई? ये कुछ एक डायग्राम, ये तो हमने बोला कि डाइवर्जिंग, जब एक पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स से कैसे वेव फ्रंट बनेंगे,
ये वेव फ्रंट 1, ये 2, ये 3 ऐसे बनेंगे। बोला जब बहुत दूर से कोई वेव आपकी वेव आ रही है, पूरी बहुत दूर से कोई वेव आ रही है, तो आपको कैसे वेव फ्रंट दिखाई देंगे? सिंपल सी बात है ना, जब एक स्फीयर को बहुत उससे देखोगे, दूर से लाइट आ रही तो कैसा दिखाई देगा वो आपको वो सीधा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? तो ये आगे आपके प्लेन वेव फ्रंट। बात समझ में आई? और ये जो प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट जो वेव होती है वो आपका हमेशा पैरेलल होती है। क्या होती है? आपका हमेशा परपेंडिकुलर होती है, हमेशा परपेंडिकुलर। ये वेव की डायरेक्शन है तो ये रहेगा हमेशा आपका क्या? वेव फ्रंट। ये तो वही बात हो गई, आपको अगर याद होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन होता था, ठीक है, जो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस भी पढ़ते थे, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी याद होगा तो। ठीक है, यहां से बोला कि दो, ये तो हमने बताने का तरीका बताया कि ये आपका सोर्स है, तो यहां पे ये वेवलेट आगे जा रहे हैं, उनसे अगर टेंजेंट खींचोगे तो आपको नया वेव फ्रंट मिलेगा। वीटी आपने उतना वो मतलब डिस्टेंस चला। लेकिन हाइगन्स प्रिंसिपल की एक बोल सकते हो या फिर एक ड्रॉबैक है, उसने बोला कि बैकवर्ड डायरेक्शन में देर इज नो वेव फ्रंट फॉर्म इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब बनना तो बैकवर्ड भी चाहिए, क्योंकि सोर्स अगर आगे को है तो पीछे को भी तो होगा, पीछे के डायरेक्शन को भी तो वेवलेट जाएंगे। तो पर ये बोला, जिसको बोल सकते हो आप ड्रॉबैक ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। ड्रॉबैक क्या है आपकी? नो वेव फ्रंट फॉर्म इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड बोलने का मतलब हुआ D1 D2 इज नॉट पॉसिबल। कुछ एक्सप्लेनेशन तो दिया नहीं, लेकिन बोला कि पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये सारे आपको बनाने आने चाहिए। ये डिस्टेंस सेम है अगर मीडियम सेम नहीं है तो डिस्टेंस आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि v चेंज हो जाएगा, वेवलेट कैसे मूव कर रहे हैं वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अब तक की अंडरस्टैंडिंग आई होप आपको हो गई होगी। ये डायग्राम की आपके अभी मतलब प्लेन वेव फ्रंट है, उससे आगे कैसे बनेगा दूसरा वेव फ्रंट? तो सिंपल है, ये तो वेव की डायरेक्शन है, ये आपके क्या है? वीटी सबका अभी टेंजेंट खींचा तो कैसे बना? आपका एक सीधी लाइन आई, तो आपके कैसा वेव फ्रंट बना? G1 G2 आपका टाइम टी पे। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट वही है कि पहले वेव फ्रंट बना, वेव फ्रंट से क्या बना? वेवलेट बने, और उन वेवलेट से जो जब टेंजेंट बनाओगे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो वो क्या बनेगा? एक नया वेव फ्रंट बनेगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है जी, आगे चलते हैं। बस ये कुछ डेफिनेशन है जो हमने लिखी है। अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज अ सरफेस ओवर विच अ वेव हैज अ कांस्टेंट फेज। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। वेवलेट की डेफिनेशन है, वेवलेट्स आर सेकेंडरी वेव डिस्टर्बेंसेस दैट एमिनेट फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट दैट एमिनेट्स। तो ये बनी आपकी सेकेंडरी वेवलेट्स, ये बनी जो उनके अगर हर डायरेक्शन में टेंजेंट को बनाओगे तो आपको नया वेव फ्रंट मिल जाएगा। ये डेफिनेशंस आप अगर एग्जाम में आती है तो आप एज इट इज लिख सकते हो, अगर एग्जाम में आती है तो आप ऐसे एज इट इज लिख सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई है? ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब जो हाइगन्स प्रिंसिपल सीखा उसको यूज करके क्या करना है आपको? रिफ्रैक्शन वाला जो आपके जो प्रिंसिपल है n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, उसको कैसे डिराइव करना है। ठीक है जी, सीखते हैं। मान के चलो ये कोई मीडियम है, ये कोई मतलब दो मीडियम के बीच का बोल सकते हो, यहां पे मीडियम चेंज हो रहा है। यहां पे ये मान लिया मीडियम 1 और ये मान लिया मीडियम 2। m1 जो मीडियम है इसको मान लेते हैं हम रेयरर मीडियम, और दूसरे वाले को मान लेते हैं हम डेंसर मीडियम। बात समझ में आई? अब लाइट को कैसे ट्रीट करना है? अब लाइट को ट्रीट करना है वेव की तरह। कैसे ट्रीट करना है? वेव की तरह। ओके, चलो मान के चलो अब एक वेव फ्रंट आ रहा है, वेव आ रही है, ठीक है, लाइट वेव आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, तो वेव आपको सीधी आती हुई, मतलब वेव फ्रंट कैसा दिखाई देगा आपको? बेसिकली प्लेन दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? प्लेन, और उसके परपेंडिकुलर आपको लाइट आती हुई दिखाई देगी। मान के चलो
अब ये कोई वेव फ्रंट आ रहा है, ये कोई वेव फ्रंट है आपका ए बी। ये क्या है? एक वेव फ्रंट है ए बी। बात समझ में आ गई? अगर इसमें मैं देखूं तो ये तो ड्रॉ कर देता हूं मैं एंगल, ये परपेंडिकुलर इस सरफेस के, है ना। तो ए बी क्या है आपका? इनकमिंग वेव फ्रंट। ए बी क्या है आपका? वेव फ्रंट इनकमिंग, वेव फ्रंट इनकमिंग। ये एंगल मान लिया मैंने आई, ये एंगल मान लिया मैंने आई। बात समझ में आई? अब क्या हुआ, यहां पे लाइट की स्पीड मान लिया v1, और जब डेंसर मीडियम में जाएगी तो v2, एंड ये भी कि v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 इज ग्रेटर देन v2। ठीक है जी। अब जब ये वाला वेव फ्रंट यहां से यहां तक पहुंचा, जब ये वाला वेव फ्रंट बी से लेके लेट से सी पॉइंट तक पहुंचा, कौन से पॉइंट तक पहुंचा? सी पॉइंट तक पहुंचा, तो उसको कितना टाइम लगा होगा? ऑब्वियस सी बात है, मान लिया टाइम टी कोई भी, v1 टी, इतना टाइम लगा होगा, क्योंकि मीडियम 1 में स्पीड क्या है? v1 है। बात समझ में आ गई? और जैसे मीडियम 2 में गया ये वाली लाइट, यहां से जब लाइट गई तो उसकी स्पीड कम हो गई, और ये कितना डिस्टेंस है? ये मान लिया पॉइंट ई, ये मान लिया पॉइंट ई, और यहां से मैंने क्या किया? एक टेंजेंट खींची, ये टेंजेंट, ये वाली टेंजेंट मैंने खींची। बात समझ में आई? ये टेंजेंट खींची तो ई और सी क्या बना? ई और सी बना आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ई और सी। और इस पे कितना टाइम लगा? ऑब्वियस सी बात है, v2 इंटू टी। बात समझ में आ गई? वो वेव फ्रंट इंसिडेंट वाला कौन सा था? ए बी, और ये क्या है आपका? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। कैसा है ये? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और ये भी समझ में आया कि अगर v1 इज ग्रेटर देन v2 है, तो ये भी समझ में आ गया कि BC इज ग्रेटर देन AE, BC इज ग्रेटर देन AE। बात समझ में आ गई? अगर ये एंगल I है, ये 90 माइनस आई, तो ये भी फिर से आपका I हो गया। बात समझ में आ गई? और ये एंगल मान लिया आपने R, दूसरा 90 माइनस R, तो ये भी हो गया आपका R, ये भी क्या हो गया आपका R। ठीक है। ये वेव फ्रंट कैसे चेंज हुआ? पहले ऐसे था, अब थोड़ा सा दूसरे मीडियम में गया तो चेंज हो गया, क्योंकि स्पीड चेंज हो गई। ठीक है। तो वेव फ्रंट क्या है? सोर्स ऑफ, यहां पे जब लाइट एंटर करी होगी पॉइंट ए पे, क्या इसने अभी डिस्टरबेंस की होगी? सेकेंडरी वेवलेट्स बनाई होंगी, और सेकेंडरी वेवलेट्स टी टाइम में कितनी चली? v2d। और यहां पे जो वेवलेट्स होगी जो बी से अभी चली होंगी, वो उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? v1t, क्योंकि वहां पे तो मीडियम सेम था, तो सेम बन रहा था। रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहां पे हम हाइगन्स प्रिंसिपल को यूज करके निकाल रहे हैं। कहां से निकाल रहे हैं? हाइगन्स प्रिंसिपल को यूज करके निकाल रहे हैं। ठीक है जी। अब क्या था? ये अगर ये बन गया, तो क्या मैं साइन आई की वैल्यू लिख सकता हूं? साइन आई को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन आई को मैं लिखना चाहूं तो सिंपल लिख सकता हूं। आपको मैं साइन आई की वैल्यू में लिखना चाहूं तो साइन आई क्या लिख सकता हूं मैं? BC डिवाइडेड बाय AC, और BC की वैल्यू कितनी है? v1 टाउ डिवाइडेड बाय AC। साइन R की वैल्यू में लिखता हूं, साइन R इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय AC। अब मेरे को रिफ्लेक्शन के लॉस तक पहुंचना है, तो सिंपल मेरे को साइन I बाई साइन R करना चाहिए। साइन I बाई साइन R मेरे को करना चाहिए। बस मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो क्या मिल जाएगा मेरे को? v1 डिवाइड बाय v2। ये रिलेशन निकाल लिया हमने, जो वेलोसिटीज का रिलेशन है। किसका रिलेशन है? वेलोसिटीज का रिलेशन है। बात समझ में आ गई मेरी? क्या मेरी बात समझ में आ गई? और मैं v1 को और कैसे लिख सकता हूं? मैं बोल सकते हो कि v1 को मैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखना चाहूं, लेट से कि v1t एक वेवलेंथ ही अभी कंप्लीट हुई। लाइट जब ऊपर वाले मीडियम में थी तो उसने एक वेवलेंथ कंप्लीट की। मैं BC को λ1 मान लेता हूं। BC को क्या मान लेता हूं मैं?
लैम्डा 1 मान लेता हूं और AE को मैं लैम्डा 2 मान लेता हूं। लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या है? BC जो लैम्डा 1 है, लेट से लैम्डा 1 इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड लैम्डा 2 इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर मैं फ्रीक्वेंसी, तो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वो भी हम सीख लेंगे फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं होती है, लेकिन इतना समझ लो V1 इज इक्वल टू V2 को और मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है? अगर मैं स्पीड लिखना चाहूं फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, तो लैम्डा 1 इंटू टी डिवाइड बाय लैम्डा 2 इंटू टी, टी से टी कट गया, अगेन लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। तो ये को रिलेशन आपके पास आ गया साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 2। एक तो ये रिलेशन है, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। N1 मान लिया आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का और N2 मान लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का। N2 मान लिया आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का। N1 डिफाइन कैसे होता था? N1 या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कैसे किया था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर थोड़ा सा भी याद होगा कैसे किया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम सिंपल पहुंच गए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है जी। अब स्पीड ऑफ लाइट अगर मैं N1 की बात करूं मीडियम 1 के लिए, तो क्या होगा आपका C बाय V1, और N2 को क्या लिख सकता हूं मैं? N2 को लिख सकता हूं मैं C बाय V2। अब मेरे को क्या चाहिए? V1 V2 में रिलेशन चाहिए। अगर मेरे को V1 V2 में रिलेशन चाहिए तो मैं सेकंड बाय 1 कर देता हूं। ये मान लिया अगर मैं C बाय V2 डिवाइड बाय C बाय V1 करता हूं तो क्या होगा आपका? N2 बाय N1, और इसको C से C कट जाएगा, V ऊपर चला जाएगा, तो V1 बाय V2 इज इक्वल टू N2 बाय N1। बात समझ में आ गई? तो V1 बाय V2 को अगर मैं वहां पे लिखूं साइन आई बाय साइन आर की फॉर्म में, तो इज इक्वल टू V1 बाय V2 की जगह मैं साइन आई बाय साइन आर लिख सकता हूं। साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू N2 बाय N1। तो क्या N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। क्या यही स्नेल्स लॉ है? यही स्नेल्स लॉ है। सीखा क्या? ये सीखा कि जब लाइट ये तो हो गया प्रूफ, जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम, वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी? कम, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कांस्टेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती क्या है? फ्रीक्वेंसी होती है आपकी स्पीड बाय लैम्डा, तो स्पीड भी कम हुई है और वेवलेंथ भी कम हुई है। तो कंक्लूजन की फॉर्म में यहां पे क्या सीखा? अगर मैं कंक्लूजन लिखना चाहूं, कंक्लूजन, एक तो ये रिलेशन सीख लिया साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू V1 बाय V2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू N2 बाय N1 इज इक्वल टू N2 बाय N1। उल्टा हो जाएगा बोलने का। एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, पहली ये चीज। दूसरी और चीज क्या सीखी कि एनर्जी ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट। पहले तो फ्रीक्वेंसी क्यों कांस्टेंट है? फ्रीक्वेंसी इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती क्या है? अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी होती क्या है? फ्रीक्वेंसी होती है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वे की इनका रेशियो क्या आता है? कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी भी कम हो रही है और वेवलेंथ भी कम हो रही है। एक और चीज, एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ऐसा क्यों? एनर्जी रिमेन कांस्टेंट बिकॉज एनर्जी डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड।
सॉरी, बात समझ में आई? ये सारे पॉइंट अच्छे से आने चाहिए, ये सारे पॉइंट अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। ठीक है, हाइगन्स प्रिंसिपल का बेसिक पर्पस ये है कि आपकी वेव कैसे प्रोपेगेट करती है, वेव कैसे प्रोपेगेट करती है। फिर आता है आपका रिफ्रैक्शन एट रेयर मीडियम। अभी क्या सीखा आपने? रिफ्रैक्शन एट डेंसर मीडियम, ठीक है। सिंपल, वैसे ये सब कुछ इसमें सेम है, बस मैं बनाना सिखा देता हूं कि कैसे। लेट से ये क्या आ रहा है आपका, ये कोई वेवलेट है, सॉरी वेव फ्रंट है, ए बी वेव फ्रंट है, लेट से ए बी वेव फ्रंट। अब ये डेंसर मीडियम है, मीडियम 1 मीडियम 2, ठीक है जी। अब क्या है, इस एंगल में मान लेता हूं मैं आई एंगल, ठीक है। अब ये जो लाइट आ रही है इस मीडियम में, मान लिया स्पीड है आपका v1, इसमें v2, लेकिन अब क्या है, v1 इज ग्रेटर देन v2 और v2 इज ग्रेटर देन v1। कहां से जा रही है? ये वाला मीडियम क्या है आपका? डेंसर। और दूसरा मीडियम कैसा है बेटा? रेयर। दूसरा मीडियम कैसा है? रेयर। तो क्या होगा आपका? v2 इज ग्रेटर देन v1। अब ये जो वेव फ्रंट से जो वेवलेट निकले, उनको यहां पे पहुंचने में कितना टाइम लगा? इनको टाइम लगा यहां पे पहुंचने में v1t। अब दूसरे की स्पीड ज्यादा है तो क्या इसमें ये ज्यादा चल जाएगा? इसमें जो आएगा वो कुछ ऐसे चल जाएगा। ये आया आपका v2t और ये आया आपका पॉइंट C, तो ये बन गया आपका E। और ये क्या बनेगा आपका? इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये बनेगा आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। बात समझ में आई? ये एंगल है आपका I, तो ये भी I और ये आपका R, ये आपका R। तो दोनों में बोल सकते हो कि मतलब ज्यादा बड़ा कौन? ज्यादा बड़ा कौन? ये जो लाइट है, एक सेकेंड है ना, जो लाइट है वो क्या हुई आपका? ये बनेगा ये, अगर ये एंगल R है तो वो एंगल R। बात समझ में आई? लाइट ने क्या किया? लाइट ज्यादा स्पीड में चली, और इसमें क्या आएगा आपका? R इज ग्रेटर देन I, R इज ग्रेटर देन I। बस डायग्राम बनाना आना चाहिए, डायग्राम बनाना आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये आता है, और बाकी तो सब कुछ सेम ही है, बाकी आप कर भी लोगे, ठीक है। सब कुछ वैसा ही आएगा जैसा वहां पे किया था अभी डेरिवेशन में, लेकिन यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट है आपका ई वाला पॉइंट, ये पॉइंट है आपका ई पॉइंट, वही की है। बट यहाँ पे क्या होगा आपका? जो ये AE की जो लेंथ है, AE की जो लेंथ है वो आएगी आपका AE इज ग्रेटर देन BC। ओके, इसकी स्पीड ज्यादा है, मीडियम 2 में स्पीड ज्यादा है। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना होता तो R कितना हो जाता? एट 40 IR। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना होता तो R की जगह कितना हो जाता? R इज इक्वल टू 90 डिग्री, R इज इक्वल टू 90 डिग्री, R इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम क्या ये पढ़ चुके हैं हम रे ऑप्टिक्स में? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता था? R क्या, अभी जो क्रिटिकल एंगल आता था IC जहां पे क्या आता था? फिर आई क्या होता था? IC मतलब क्रिटिकल एंगल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? हमेशा टोटल इंटरनल या फिर लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। बात समझ में आई? नेक्स्ट आता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन बाय प्लेन वेव बाय प्लेन सरफेस। मतलब आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करना है प्रूफ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको प्रूव करना है। अगेन ऐसा सरफेस जहां से लाइट आगे नहीं जाए, ओपेक सरफेस बना दिया हमने। क्या बना दिया हमने? ओपेक सरफेस बना दिया। अब यहां पे सेम कोई वेव फ्रंट आ रहा है, क्या आ रहा है आपका? वेव फ्रंट आ रहा है। ये मान लिया कोई वेव फ्रंट आ रहा है, ये कोई, ये हमने कोई वेव फ्रंट जैसे वहां पे कर रहे थे सेम वही तरीका है, ठीक है। क्या ये AB कोई क्या है आपका? AB क्या है? इनकमिंग वेव फ्रंट, मतलब लाइट इसके थ्रू आ रही है, इस यहां पे वेव की थ्रू आ रही है लाइट, ठीक है। अब लाइट जब आगे तो जा नहीं सकती, आगे तो जा सकती नहीं है,
आगे तो लाइट जा सकती नहीं है। ये एंगल मान लिया हमने आई, तो लाइट कहां से जाएगी, ऐसे पीछे को जाना चाहेगी, आई एंगल बना के ऐसे आई, है ना। ये जब तक ये यहां पहुंचेगा, बी मान के चलो यहां पे पहुंचेगा बी जब तक यहां पे पहुंचेगा सी पॉइंट पे, बी जब सी पॉइंट पे पहुंचेगा तो ए वाला वापस कहां पहुंच जाएगा, ई पॉइंट में पहुंच जाएगा। ए वाला कहां पहुंच जाएगा, ई पॉइंट में। आगे तो अभी जा ही नहीं सकता है, तो बीसी के बराबर यहां पे क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटली यहां पहुंच जाएगा। और ये बन जाएगा आपका, जो हमने मतलब ग्रीन लाइन से बनाया, ये बन जाएगा आपका क्या, ये बन जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ए बन जाएगा क्या, बीसी क्या है, सॉरी ए बी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट या इनकमिंग वेव फ्रंट, वेव फ्रंट है ना ये। और इसके बाद जो बी के बाद हर पॉइंट क्या वर्क करेगा, एज अ सेकेंडरी वेवलेट आगे जाएगा। जब ये सी तक पहुंचेगा तो ए के बाद क्या होगा, वेवलेट वापस जाना चाहेगा, क्योंकि आगे तो जा सकता अभी मतलब नहीं है, ठीक है। अगर ये आई है तो ये भी आई, है ना, ये आई है तो ये भी आई, और ये एंगल आई है दूसरा 90 माइनस ये, तो ये भी कितना हो गया आई, ये आई, इसको मान लिया हमने आर, इसको क्या मान लिया हमने आर। बात समझ में आई, इसको क्या मान लिया हमने आर, ठीक है। ये आर है, सॉरी ये आर है, तो ये वाला भी कितना होगा, इसको मान लिया हमने आर, इसको मान लिया हमने आर, इसको मान लिया हमने आर। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ने सिखाया कि आई इज इक्वल टू आर प्रूफ करना है, आई इज इक्वल टू आर प्रूफ आपको करना आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई, है ना। अब क्या है, अगर आप देखोगे जो अभी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल AEC आर सिमिलर ट्रायंगल, आर सिमिलर, सेम है दोनों, बेस दोनों का सेम है, एक लेंथ दोनों की सेम है, तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो मीन्स टू से दैट आई इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू आर। और यही क्या होते हैं आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी यही बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई। बस ये वेव फ्रंट बनाने की जो टेक्निक है या फिर जो तरीका, जो समझ है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि ए बी से क्या मतलब, ए बी से बोलने का मतलब ये हमने कोई वेव फ्रंट बनाया, मान लिया जैसे हम ऊपर मान रहे थे, ठीक है। तो वेव फ्रंट के बाद आगे अगला वाला वेव फ्रंट बनेगा कैसे, ये चल गया डिस्टेंस इतना और ये चल गया डिस्टेंस वापस उतना, तो दोनों की टेंजेंट को मिलाना है ना, दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, दोनों पॉइंट्स को मिलाना। यही तो सीखा हमने कि एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट बनेगा कैसे, एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट बनेगा कैसे, ठीक है। बस सिंपल मैथ्स का यूज किया, आई इज इक्वल टू आर के बराबर है। क्या मेरी बात समझ में आई। यही होता है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अभी रट्टा मारने वाले मार सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ना एक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि चैप्टर में चल क्या रहा है। चैप्टर में चल रहा है कि लाइट को वेव की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जो आपने वेव में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर जो था आपकी मतलब 11th क्लास का, वैसे ही पढ़ा जा रहा है इस पूरे चैप्टर। लाइट को वेव की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जैसे वेव बिहेव करती है। वहां भी आप अभी सुपरपोजिशन अभी प्रिंसिपल पढ़ा होगा, कहां मैक्सिमा मिनिमा होगा वो आपने वहां पे पढ़ा होगा, यहां भी वो फॉलो करेंगे। लेकिन पहले एक जिस पर्सन ने इस चीज को स्टार्ट किया, लाइट को भी उसने वैसे ही देखा वेव की तरह, हर पॉइंट फिर सेकेंडरी वेवलेट या बोल सकते हो एक डिस्टरबेंस का काम करता है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई है यहां तक। अगर आप आगे देखोगे, फिर उन्होंने बोला कि अब डिफरेंट लाइट कैसे बिहेव करेगी। देखो, एक अभी जो प्रिज्म है, अगर प्रिज्म में देखूं तो मैं इंसिडेंट प्लेन वेव आ रही है, मतलब एक वेव फ्रंट आ रहा है, ठीक है। वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, मतलब उसके परपेंडिकुलर आ रही है लाइट। लाइट जब ऊपर वाले पोर्शन से गई तो उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया अभी प्रिज्म के अंदर की कम, सिंपल सी बात है कम, तो क्या वो जल्दी बाहर आ जाएगी, जल्दी बाहर आ जाएगी। और लेकिन जो नीचे वाले ने ज्यादा किया या कम, ज्यादा, तो क्या वो देर में
बाहर आएगी क्योंकि अंदर स्पीड कम हो जाती है। ये तो वही बात है कि रोड ज्यादा टाइम तक अंदर फंसी रही है, वेव फ्रंट अंदर फंसा रहा और जैसे ही बाहर आया तो ये वाला पोर्शन तो ज्यादा चल चुका था, तो ये ऐसे हो गया और नीचे वाला ऐसे, तभी आपको ये तिरछा दिखाई दिया। बात समझ में आई। सेकंड केस है आपका कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में अगर आप देखोगे ऊपर से क्या होता है, आपका मिरर थिन होता है, ऊपर से मिरर थिन होता है, बीच से थिक होता है। तो ऊपर वाले जो लाइट है, ऊपर और नीचे वाले की, ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट आपने बी मान लिया, ऊपर और नीचे वाले की जो लाइट है उसको कम मतलब अंदर रहना पड़ा होगा, वो जल्दी बाहर आ जाएगी, और बीच वाला अंदर फंसा रहेगा। लेकिन वेव फ्रंट तो एक साथ बाहर आएगा ना, वेव फ्रंट तो एक साथ बाहर आएगा, तो वो ऐसे फंसा हुआ दिखाई देगा आपको, उल्टा सी बना हुआ दिखाई देगा आपको। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये वाले पोर्शन पहले बाहर आ जाएंगे, ये वाला फंसा रहेगा, तो उल्टा सी। लास्ट वाले में अगर आप देखोगे तो जो वेव फ्रंट सीधा करेगा तो यहां से यहां पे वो पहले टकरा जाएगा, नहीं सॉरी बाद में टकराएगा। जब यहां पे बाद में टकराएगा तो ये वाला अगर आपका कॉनकेव मिरर है तो यहां पे टकरा के यहां से पहले वापस आ जाएगा ना, यहां से पहले लाइट वापस आ जाएगी मतलब, और पीछे वाली बाद में, तो ये मतलब बोल सकते हैं ये पहले भागना चाहेगा आगे और वो वाले पीछे अभी रह जाएंगे। तो यही बात होगी, जैसे आप एक बीच वाले पॉइंट जैसे आप मान सकते हो अभी मतलब प्लेन की तरह, ठीक है, बीच वाला आगे जा रहा है, ये पीछे ये बाद में आ रहे हैं क्योंकि ये बाद में टकराए हैं, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर होता है ऐसा होता है, तो लाइट मान के चलो पॉइंट ए और बी में बाद में टकराएगी और सी में पहले टकरा जाएगी। तो सी में पहले टकराएगी तो वापस भी तो पहले ही आएगी, है ना, इसलिए ये आगे निकलना चाहेगी, इसीलिए आपको ये फंसा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, सेम वे में अगर आप आगे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, आप कॉनकेव मिरर और आप कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस के केस में भी आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो कि जो वेव फ्रंट है वो कैसा बाहर आएगा या लाइट कैसे बाहर आएगी। ठीक है, लाइट वेव की फॉर्म में चल रही है, इसके अंदर लाइट वेव की फॉर्म में अभी चल रही है। क्या मेरी बात समझ में आई, है ना। आगे सिंपल से एग्जांपल है, व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस separating two media, the refracted light both have the same frequency as the incident frequency, explain why। एक तो हमने वो v और लैम्डा का जो अभी रेशियो वो सेम अभी रहता है, वही मतलब हुआ आपका जो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। दूसरा क्या, जब लाइट किसी मटेरियल में टकराती है तो उसके जो मीडियम्स है, जो मतलब पार्टिकल्स हैं जिस मीडियम में टकराएगी या इंटरफेस पे, उसको वो ओसिलेट करती है सेम फ्रीक्वेंसी से, और वहां से जब बाहर वो जब लाइट को भेजते हैं बाहर तो वो भी सेम ही फ्रीक्वेंसी से भेजते हैं, वो भी सेम ही फ्रीक्वेंसी से भेजते हैं, इसीलिए आपकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। सेकंड है, when light travels from a rarer to denser medium, the speed decrease, does the reduction in speed imply a reduction in the energy। हमने ऊपर भी किया, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है वेव की एनर्जी, है ना। In the wave picture of light, intensity of light is determined by the square of the amplitude of the wave। What determines the intensity of light in a photon picture of light। फोटोन पिक्चर में क्या होता है आपका, नंबर ऑफ फोटोन, जो आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, जहां पे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह में समझो, जहां पे वेव जो लाइट को पार्टिकल नेचर की तरफ भी मतलब आपका देखा गया, जो एक और इसी फील्ड में एक और डेवलपमेंट है। ठीक है, जो अगले चैप्टर में पढ़ोगे आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये सिंपल चीजें, बेसिक हाइगन्स प्रिंसिपल है, उसकी समझ बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी सब कुछ इजी है। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट अभी लेक्चर में, जिसमें इंटरफेरेंस आपका डिफ्लेक्शन और पोलराइजेशन आ जाएगा, और जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सब आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग फिर भी यही रहेगी, वो भी हाइगन्स प्रिंसिपल और जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसी से होने वाला है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझो, पढ़ो, और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके, सो टेक केयर, सबको नमस्कार, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।